हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं आपका मेंटोर अर्जुन, स्वागत है आपका टारगेट विद रामा के आपके इस परिवार में। और सबसे पहले आप सभी को बहुत 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 सारा थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद। वो इसलिए सर कि आज आपके प्यार और सहयोग की वजह से हम 5000 की फैमिली यानी कि टारगेट विद रामा 5000 बच्चों तक पहुंच चुका है। हमारी परिवार 5000 का कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार फिर तहे हृदय की गहराइयों से अशेष अशेष आपको थैंक यू, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका प्यार और सहयोग की बहुत आवश्यकता है। एक ऐसे मतलब कंटेंट देना है बच्चों को, एक ऐसा प्रोवाइड कराना है कंटेंट जो मतलब मिला ही ना हो, एक सटीक एकदम डिट्टो वही जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो, जो सीधा एग्जाम में रखा मिले। ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं आपको सौंप दूं, उसमें से तो आएगा ही आएगा भाई। मैं सब कुछ दे दूंगा तो बाहर कहाँ जाएगा। लेकिन मेरा काम क्या है, मैं आपको वो छांट कर दूं जिसमें से आए ही आए है, ठीक है ना। तो आप अपना प्यार ऐसे ही बरसाए रखें और इसको शेयर जरूर करें। मैं फिर कह रहा हूँ आपके लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव मैं लेकर आ रहा हूँ। एक नया इनिशिएटिव है जिसमें एक फास्टर मतलब बूस्टर रिवीजन की वो सीरीज होगी। 15 से 20 मिनट, 20 मिनट से 25 मिनट, बस 15 मिनट तक उसमें टॉपिक कवर कराए जाएंगे। जैसे कि कृषि हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मतलब बहुत छोटे छोटे से चैप्टर उसमें कवर कराए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बहुत सारी बातें हो गई। तो ये हमारा जीएस घटना चक्र कर रहा है। रामबाण किताब को हम कर रहे हैं, बुक जो बाइबल बोली जाती है जीएस के लिए उसको कर रहे हैं। 90 डे हार्ड चैलेंज बैच चल रहा है, ये पॉलिटी का मैं करा रहा हूँ। हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है और अब चल रहा है साइंस का सुबह में, और शाम को चल रहा है पॉलिटी का, ठीक है। चलिए तो प्रेसिडेंट हम कंप्लीट कर चुके थे, अब हमको उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट करना है आज। चलिए तो उपराष्ट्रपति फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि ये आपका वाइस प्रेसिडेंट, नोट्स देख लेते हैं फटाफट। कहाँ से लिया गया पद है उपराष्ट्रपति का? अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर इसको बनाया गया है। आधिकारिक क्रम की बात करें तो यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। किसके बाद आता है? प्रेसिडेंट के बाद कौन आता है? उप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। संविधान के अनुच्छेद 63 में इसका जिक्र है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। 64 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है हमारे देश का, वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है साथ साथ में, पता है ना। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा शादी का माहौल चल रहा है, हल्की सी डीजे वगैरह की आवाज़ आपको सुनाई देगी, लेकिन इसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इससे इसको इग्नोर करना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? अनुच्छेद 65 कह रहा है राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन करता है वो कौन? उपराष्ट्रपति। किसके अंतर्गत? राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन करता है, जबकि इसके अंतर्गत नहीं होता, इसके अधीन नहीं रहता, इसके अधीन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, ठीक है। उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब वो उपराष्ट्रपति का पद संभाल रहा होगा तब वह सभापति का काम नहीं संभालेगा। उसके बाद अनुच्छेद 97 में क्या कहता है? ये कहता है सर कि 97 के अधीन सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, ये याद है कुछ? भारत के राष्ट्रपति का तो याद है ना, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित हो गया। उसके बाद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित, उसके बाद यूटीज के निर्वाचित, वो तो आपको याद है। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और आगे और मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें मनोनीत भी ऐड कर लिए जाते हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 66(3) क्या कहता है? के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। तीनों पता होनी चाहिए, पहली, दूसरी और तीसरी। जी सर। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। कितने? 4 लाख रुपए पर मंथ इसका वेतन है, इसको याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता, जबकि राज्यसभा पद के लिए प्राप्त होता है, इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है। वही जो राष्ट्रपति का है ना, वो ही सब इसका है, इसको याद रखिएगा। जो राष्ट्रपति के लिए है वही उपराष्ट्रपति के लिए है। 5 वर्ष का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पदत्याग करता है। मान लीजिए उपराष्ट्रपति को पदत्याग करना है तो अपना जो रिजाइन करेगा वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ऐसा ही राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। और किसके समक्ष अपनी शपथ लेता है? वो राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई व्यक्ति चुना गया हो, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल, ये बहुत जरूरी है, इसको मत छोड़ना, इसको मत छोड़ना बच्चों, इसको मत छोड़ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे 1952 से 62, जाकिर हुसैन 62 से 67, फिर वीवी गिरी आते हैं जबकि 1967 से 1969। अब हमको क्या याद रखना है? जबकि वीवी गिरी तो
4th नंबर के राष्ट्रपति थे और तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति। याद आया कुछ? जी सर, गोपाल स्वरूप पाठक थे, उसके बाद बीडी जत्ती आते हैं। कौन? बीडी जत्ती आते हैं, इनको याद रखना। एम हिदायतुल्ला वो न्यायमूर्ति थे, यानी कि ये पहले कौन थे? पहले ये जज थे, उसके बाद इनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद आर वेंकटेरमण आते हैं, शंकर दयाल शर्मा 87 से 92, के आर नारायण 1992 से 97, डॉक्टर के कृष्णकांत 97 से 2002। उसके बाद आते हैं भैरव सिंह शेखावत, नेक्स्ट मोहम्मद हामिद अंसारी और एम वेंकैया नायडू, जो तीसरे नंबर के हैं 2017 से अब तक। कौन? एम वेंकैया नायडू। लेकिन अभी डिटेल हो चुका है, अभी कौन है 14th कौन है बताइए मुझे? क्या कोई है अभी 14 नंबर के, या आप मुझे बताओगे? 2017 से अब तक तो हमारे एम वेंकैया नायडू साहब हैं, क्या अभी कोई है 14 नंबर के? उनका नाम आप मुझे बताओगे? ये बताना है, 14 नंबर के नाम आपको बताना है, ठीक है? चलिए देखिए पहला क्वेश्चन फटाफट। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। वही एक मंडली होती है, जैसे कि राष्ट्रपति पद के लिए थी, इसके लिए भी एक मंडली होती है। उसमें कौन कौन होते हैं? तो सॉरी, उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ये बिल्कुल ठीक है आज, क्योंकि इसमें निर्वाचित भी होंगे और इसमें मनोनीत भी होंगे। पढ़ा है ना हमने? जी सर, इसमें निर्वाचित भी होंगे और मनोनीत भी होंगे। तो यही इसका आंसर है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। सभी होते हैं ना? बिल्कुल ठीक है। और ये किस में दे रखा है? अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 याद हुआ? 66 अनुच्छेद। जी सर, जबकि राष्ट्रपति वाला कौन सा था? 52। बोलोगे तो नहीं सर। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं कैसे बताइए? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनको भी पढ़ लेते हैं। जनता द्वारा? बिल्कुल नहीं। निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद राज्यों के विधानमंडल द्वारा? बिल्कुल नहीं। जबकि क्या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। फटाफट चलिए तीसरा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? फिर वही क्वेश्चन है। तो लोकसभा और राज्यसभा सांसदों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यही तो है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। और ये दोनों सदन कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, यही तो है। जी सर। चलिए आगे देखिए, जबकि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सी में ये क्या कह रहा है? लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायक। ऐसा तो नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबर के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद 4th क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? कौन करता है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन? तो ये करते हैं आपके लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। तो 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, याद रखिएगा। इसमें विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, इसको भी याद रखना है आपको। 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैसे कथन है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, राज्यों के विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ऐसा क्यों कह रहे हो सर जी? हमने तो ठीक ठीक पढ़ा है। आइए इधर आइए मेरे बच्चों, ये कैसे गलत है सर? इसलिए गलत है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव किया था हमने, उसमें ही तो राज्यसभा की विधायिका के सदस्य थे। इसमें थोड़ी हैं, इसमें नहीं है। इसमें केवल संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के टोटल मेंबर आते हैं। तो दूसरा हमारा हो जाएगा गलत और पहला आंसर सही। ठीक है, एक बार देखिए मेरे साथ। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट। के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा हमने पढ़ा था, तथा दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन से? दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों, अटेंशन बच्चों, निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। देखिए नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, कथन और कारण। कथन पढ़िए। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत हो। ऐसा तो हमने बिल्कुल पढ़ा है। तीसरी जो शर्त थी वही तो थी कि राज्यसभा का
अध्यक्ष होने के लिए, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत होना जरूरी है, यानी कि वो उसमें सारी क्वालिटी होनी चाहिए जो राज्यसभा मेंबर के लिए जरूरी होती हैं। ये तो तीसरी शर्त थी हमारी, तो कथन तो सही है। उसके बाद कारण क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है इसीलिए जरूरी है। तो कारण और कथन दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही स्पष्टीकरण भी करते हैं। कैसे? अनुच्छेद 89 कहता है एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे लोकसभा के लिए अलग स्पीकर होता है ऐसा नहीं है, जबकि राज्यसभा के लिए जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वही इसके स्पीकर होते हैं राज्यसभा के, याद रखिएगा। जी सर, दोहरी भूमिका निभाते हैं ये। राज्यसभा का सभापति कौन है बताइए? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। सर उपराष्ट्रपति साहब हैं। कौन उपराष्ट्रपति साहब? कौन है? धनखड़ साहब है। अभी कौन है? धनखड़। 8वां देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है बताइए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई नहीं या एक से अधिक? सर उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। फटाफट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसने गलत पूछा है, ध्यान रखना गलत कौन सा है, तो ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी बनता है, बिल्कुल ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। सर कितनी बार बताओगे? आप पगला गए हो का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं पगलाए हैं। आपके रिवीजन के लिए बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है और यही इसका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे? अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। ठीक है। 10वां देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखो बच्चों यहाँ पर जरूर ध्यान देना, ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है। हम है पढ़ते हैं, नहीं को छोड़ देते हैं, तो नहीं पर एक बार आप अंडरलाइन करोगे क्वेश्चन पढ़ते टाइम, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। ऐसा है क्या? आगे देख लेते हैं। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। क्या ऐसा है क्या? उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का, ऐसा कह सकते हैं सर। ये तो तीसरा तो मेरा बिल्कुल ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या सर? तीसरा बिल्कुल ठीक है, और जिसमें तीसरा है वो तो हो ही नहीं सकता, ना तो ये होगा, क्योंकि हमको गलत ठहराना है ना, गलत। तो तीसरा है जिसमें वो तो ठीक होगा, तो ये हटा दीजिए। और पहला देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसके पास 3 योग्यता होनी जरूरी है। वे हम देख चुके हैं कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और राज्यसभा का सदस्य बनने लायक हो। चौथा देखिए, तो पहला तो है इसमें, या तो ये है आंसर या ये है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, संविधान में ऐसी कोई व्याख्या नहीं है जिसे उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सके। तो 1 और 4 इसके आंसर सही हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। बिल्कुल ठीक। कथन 1 गलत हो जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है। इस प्रकार कथन 4 भी गलत है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। 2 और 3 सत्य हैं, अतः अभिष्ट विकल्प 3C होगा। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा में प्रस्तुत सामान्य बहुमत से पारित संकल्प के इसको लोकसभा सहमत हो हटाया जा सकता है। जी सर। नेक्स्ट देखिए 11वां क्या कह रहा है। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। भारत का द्वितीय प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। बिल्कुल ठीक है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं होते। बिल्कुल। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। बिल्कुल। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल। तो सभी ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। चारों को याद रखिएगा। आपकी क्वालिटी यानी कि उपराष्ट्रपति की क्वालिटी के लिए चारों जरूरी हैं, तो याद रखिएगा। आगे देखिए 12, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये है आपकी राज्य परिषद, हमारी राज्यसभा। कौन? राज्यसभा, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। और दे कहां पर रखा है? अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद 67 में इस बात का जिक्र है कि काउंसिल ऑफ स्टेट के ऐसे प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो, जिससे लोकसभा भी सहमत हो। जबकि ऐसा कब होगा? आप ऐसे ही नहीं हटा सकते।
जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले ना दे दी गई हो। तो ये जरूरी है कि 14 दिन का पूर्व नोटिस देना बहुत जरूरी है। 13 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। कहाँ पर? केवल राज्यसभा में। अगर हमको पद से हटाना तो केवल राज्यसभा इस प्रस्ताव को लाएगी, याद रखिएगा। केवल लोकसभा की सहमति आवश्यक है, राज्यसभा लेकर आएगी। 14 देखिए, निम्न में से एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता। बिल्कुल ठीक है भैया, कौन सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता उपराष्ट्रपति। अध्यक्षता तो करता है, याद रखिएगा, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का अध्यक्षता सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। 15 देखिए, नीचे 4 युग्म दिए हैं, सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल, तो थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन है, टिक करिएगा। कैसे कहते हैं? इन्होंने पूछा है कि जब वे उपराष्ट्रपति बने उससे पहले एक तो राजदूत था और एक उच्चायुक्त था। ऐसे कौन है? तो एस डॉक्टर राधाकृष्णन और वीवी गिरी, दोनों को याद रखिएगा, राधाकृष्णन को और वीवी गिरी को। कैसे? जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। कौन? जाकिर हुसैन, पहले वाले। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। कहाँ पर? रशिया में भारत के राजदूत कौन रहे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1947 से 1951 तक वीवी गिरी जो थे वो सीलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। कौन? वीवी गिरी, तो याद रखिएगा। और इसने यही पूछा है, क्या? यही पूछा है इसने। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? बताइए कौन कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्ला ऐसे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, ये तो हमने नहीं पढ़ा है तो इसको काट दीजिए, जिसमें 2 है, ये हटाइए और ये हटाइए, तो या तो ये है या ये है। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी है सर नहीं, शंकर दयाल शर्मा है। तो 1 और 4 इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। मोहम्मद हिदायतुल्ला ने 1979 से 84 के मध्य और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 87 से 92 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद तथा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे, इन्हें सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। डायरेक्ट राष्ट्रपति के पद पर रहे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी और फखरुद्दीन अली, दोनों को याद रखिएगा, दोनों पूछे जा सकते हैं। 17 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। संविधान का जो संशोधन विधेयक है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ये तो ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। ऐसा है क्या कि कम से कम 5 न्यायाधीश करेंगे? ऐसा पढ़ा है क्या आपने? बिल्कुल ठीक। प्रेस स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। बिल्कुल गलत। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, याद रखिएगा। जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे थे और वीवी गिरी तीसरे नंबर के। ठीक है, चलिए। मोहम्मद हामिद अंसारी कौन से नंबर के हैं? बताइए। 12वें नंबर के। कौन से नंबर के? 12वें नंबर के। मोहम्मद हामिद अंसारी 12वें नंबर के। 13वें नंबर के बताइए कौन थे? 13वें नंबर के कौन थे? 13वें नंबर के कौन थे बताइए, जो 2017 से 22-23 तक रहे? बताइए मुझे। सर 13वें नंबर के थे एम वेंकैया नायडू। कौन? एम वेंकैया नायडू। कौन थे? एम वेंकैया नायडू 13 नंबर के थे। कौन से नंबर के? 13 नंबर के। और 14 नंबर के धनखड़ साहब तो नहीं है? मे बी आप मुझे बताओगे, मैंने आप पे छोड़ा ये। ठीक है, चलिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, फटाफट देखिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद कौन? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इसको करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए 1 मिनट का, फटाफट इसको कवर करेंगे फिर। चलिए देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री 4 होते हैं। कौन कौन? पीएम, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उपमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जिक्र कहाँ पे? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता को और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। कौन होगी? मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 74। इधर देखिए,
हेलो हेलो हेलो, इधर देखिए 74 आर्टिकल, बोलोगे तो नहीं बोलना है। आप कुछ ही आर्टिकल आपको याद करने हैं, बस मेरे साथ याद करते हुए चलना है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, आराम से कर सकते हो। 74 में कह रहा है कि मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, जिसका प्रधानमंत्री नेतृत्व करेंगे, जिसका प्रधान कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह का कार्य करेंगे। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जब भी अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे वो प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा करेंगे, तब अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। और ये कहाँ पर किया गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, ठीक है, ओके। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। ध्यान रखिएगा, प्राइम जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कह सकते हैं मंत्रिपरिषद के जो विचार हैं उनको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहली बार मंत्रिपरिषद ने कह दिया वही मान लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन में ये जिक्र है। तो 42वां संविधान संशोधन में क्या है और 44वें संविधान संशोधन में क्या है, दोनों को याद रखना है, दोनों पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 74 कहता है इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और दी तो क्या दी। हेलो, इधर देखिए 74(2) कहता है कि इसकी जांच नहीं होगी कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह दे रहे हैं, ना इसको न्यायालय में ले जाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है सर। 75 क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। सर हम वोट क्यों देते हैं फिर, अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। बच्चा, जब हम वोट देंगे, प्राइम मिनिस्टर के जो मेंबर्स हैं उनको वोट देंगे, जो हमारे सांसद हैं उनको हम वोट देंगे, तो जो वोट वहाँ पर गिनी जाती हैं और जो डिसीजन लिए जाते हैं लास्ट में उसको राष्ट्रपति साहब ही लेते हैं। मतलब नियुक्ति, औपचारिक नियुक्ति जो करते हैं वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से, याद रखिएगा। 75 के चलिए देखिए 75(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसको भी याद रखिएगा, लोकसभा के जितने मेंबर हैं उसके 15% तक ही रहेगी, किसमें, मंत्रिपरिषद की में जो संख्या रहेगी, याद रखिएगा। और यह 90वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए फटाफट। 75 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह है 75(3) में, इसको भी याद रखिएगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है, बाकी कहीं भी नहीं है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मंत्रिपरिषद का तो है लेकिन मंत्रिमंडल का नहीं है, जो केवल कहाँ पर है, 352 के खंड 3 में। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, यह आपको पता होना चाहिए, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री, ये सब होते हैं मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में। मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव को याद रखना है, ये एक स्वतंत्र ऑफिस होता है, कैबिनेट सचिवालय बोलते हैं जिसे, जो सीधे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उसके अधीन होता है। इसको याद रखना है, छोटी सी बात है। अनुच्छेद 75(5) क्या कह रहा है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 महीने की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, मान लीजिए कोई भी मंत्री है और वे लगातार 6 महीने तक किसी अवधि तक संसद के कोई भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं होगा। 6 महीने के बाद वो मंत्री नहीं बचेगा, उससे पहले उसको सदस्यता ग्रहण करनी होगी। प्राइम मिनिस्टर तथा अन्य मंत्रियों की शपथ कौन करवाता है, राष्ट्रपति साहब करवाते हैं, याद रखिएगा। त्यागपत्र जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, इसको भी याद रखिएगा। आपके मोदी जी कभी अगर रिज़ाइन करेंगे, त्यागपत्र देंगे, तो वो सीधे किसको देंगे, राष्ट्रपति साहब को देंगे, जो हमारी राष्ट्रपति मैडम है। उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करता है, कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 78 क्या कह रहा है, मंत्री जो है अब हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कोई सूचना मांग ली, किसके बारे में, प्रशासन के बारे में, तो ये जिम्मेदारी है किसकी, प्राइम मिनिस्टर की, वो उसको उसको सूचना देंगे। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। 1947 को कितनी थी, 18 थी, और अभी कितनी है, 51। कितने मंत्रालय हैं, 51 मंत्रालय हैं, याद रखिएगा। शुरू में कितने थे, अगस्त 15 को 18। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, क्या ऐसा है क्या,
निहित किस में होती है बताइए? निहित वर्ड हमने किस में पढ़ा था? प्रधानमंत्री तो वास्तविक कार्यपालक होते हैं, ये तो इसको प्रयोग करते हैं शक्ति का। निहित होती है, बताइए किस में होती है निहित? राष्ट्रपति। किसमें? राष्ट्रपति। हमने पढ़ा था ना राष्ट्रपति प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में जी। तो पहला तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा, और जिसमें पहला उसको तो तुम हटा दीजिए। आंसर हो गया 2, 3 और 4। पढ़ने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। उसके बाद ये आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्राइम मिनिस्टर संसद के किसी भी सदन के सदस्य हों, ये बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो किसी भी सदन के जो आपके मेंबर हैं मेंबर होने चाहिए। 6 महीने तक वो मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर 6 महीने तक मेंबरशिप नहीं ली तो वो अपने पद से खुद ब खुद हटा दिए जाएंगे। देखिए ये कौन किस में था? ये आर्टिकल 75 75 में, ये 75(5) में दिया गया था इस तरीके के बारे में, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताइए? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, पहला तो गलत ही हो जाएगा। नाम मात्र का नेता तो होते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब। उसके बाद वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, संसद के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, ऐसा है क्या? किसी को भी कर सकते हैं सर। 4 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। वास्तविक नेता का मतलब हेड ऑफ। हेड कौन करता है? आपकी जो मंत्रिपरिषद होती है उसको हेड करते हैं पीएम साहब, ठीक है। ओके चलिए, और ये दिया कहाँ पर है? आर्टिकल 74(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान होगा मंत्री। कौन? जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 75(3) क्या कह रहा है? इसके तहत मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। याद रखिएगा, कोई भी अगर कार्य करेंगे, संविधान से इतर कार्य करेंगे, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदारी बनती है कि आपने ऐसा क्यों किया, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, याद रखिएगा। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। रियल जो आपका लीडर होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तीसरा क्या करा है? भारत का प्रधानमंत्री बताइए निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, चयनित होता है, नियुक्त होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। 4 वर्ड ऐसे थे जहाँ पर घुमाए जा सकते थे। निर्वाचित होता है, या मनोनीत होता है, या चयनित होता है, नियुक्त होता है। तो ऑप्शन में नियुक्त दे रखा था। कौन? नियुक्त दे रखा था। कैसे? 4 देखिए, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, बताइए। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्र दोनों का, या उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर किसके मुख्य हैं? केंद्र सरकार के, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये किस में दिया है? आर्टिकल 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। हम पढ़ चुके हैं, कई बार रिवीजन हो चुका है। उसमें एक प्रधान होगा। कौन? प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसे ही सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। कौन? व्यवहारिक प्रमुख, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन क्या करा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किस चीज का? दायित्वों का। किसके दायित्वों का? प्रधानमंत्री के दायित्वों का, याद रखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 78 जो है उसमें क्या दे रखा है कि प्रधानमंत्री के दायित्वों का जो जिम्मेदारी दे रखी है, उल्लेख दे रखा है, वो आर्टिकल 78 में दे रखा है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किसके दायित्वों का? प्रधानमंत्री के दायित्वों का, ठीक है। कैसे है देखिए, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करेगा। याद रखिएगा, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जानकारी राष्ट्रपति मांगे वो उसको देगा। किसको? प्रेसिडेंट को देगा। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने भी निश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की जाती है कि परिषद के समक्ष उस विचार को रखा जाए, ठीक है। चलिए, कैबिनेट क्या है बताइए? कैबिनेट क्या है? मंत्रिमंडल क्या है? तो मंत्रिमंडल है कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट है कैबिनेट स्तर के मंत्री, याद रखिएगा। कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री होते हैं, उपमंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 के
44वें संविधान संशोधन से है, मात्र 352 के सब क्लॉज 3 में ये दे रखा है। किसके बारे में? मंत्रिमंडल के बारे में। चलिए, कैबिनेट में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, फिर वही क्वेश्चन है। तो कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स। कौन? केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स। मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र कहाँ पर है बताइए? आर्टिकल 352 में। सर आर्टिकल 352 में, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और ये कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसका उपबंध किया गया था। और कौन से सब क्लॉज में है? 352 के सब क्लॉज 3 में। ठीक है, चलिए। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एन गोपालस्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। एन गोपालन आयंगर समिति बनी और सुझाव दिया कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। ऐसा था क्या? ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है कहीं पर, फिर भी देखेंगे क्योंकि समिति का नाम कुछ और था, वो आगे देखेंगे। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग, कौन सा? कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। ये बिल्कुल ठीक है। कैसे है देखिए, आईएएस में पूछा गया है। एन गोपालस्वामी अयंगर संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। उन्होंने 50 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार की मशीनरी पुनर्गठन सौंपी। उसमें क्या बताया? कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार तथा संगठन एवं प्रक्रियाएं प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी इसने। तो कथन एक तो गलत हो ही जाता है क्योंकि उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया था। बाकी प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत एक पृथक कार्मिक विभाग के गठन की अनुशंसा की। उसके बाद 1970 में नए कार्मिक विभाग का गठन कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया, जो कि प्रधानमंत्री के प्रभार में होता है, याद रखिएगा। फिर क्या हुआ? 1973 में इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया। अप्रैल 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के अधीन ला दिया गया। 1985 में क्या हुआ? इस विभाग को गृह मंत्रालय से स्थानांतरित कर दिया गया और प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तहत फिर से ला दिया गया। तो ऐसे ही घूमता रहा ये। 1985 में फिर क्या हुआ? इसे कार्मिक प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका समग्र प्रभार प्रधानमंत्री के तहत होता है। ओके, 10वां देखिए, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार नहीं करना, आंसर भी देना है। पहला देखिए, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या फिर विभागों का सृजन किया जाता है। किसकी सलाह पर? कैबिनेट सचिव की सलाह पर। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रेसिडेंट, और यहाँ कौन कह रहा है? कैबिनेट सचिव। ऐसा तो नहीं है, पहला तो गलत ही हो जाएगा। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, तो दूसरा बिल्कुल ठीक है। देखिए, कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार नियम 1961 के तहत क्या? सरकार के मंत्रालय विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रालय या फिर विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, याद रखिएगा। 11वां देखिए, संसदीय शासन में वास्तविक या फिर कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? बताइए। प्रधानमंत्री के पास। वास्तविक शक्ति जो होगी प्रधानमंत्री और नाममात्र शक्ति जो होगी राष्ट्रपति के पास, याद रखिएगा। जी सर। देखिए, 12वां, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। मंत्रियों में जो नियम बनाए जाते हैं ना कार्यों के आवंटन के लिए, वो कौन बनाता है? वो पीएम नहीं, जबकि प्रेसिडेंट साहब बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से की जाएंगी। अरे प्रधानमंत्री तो इनको करेगा, नाम से तो प्रेसिडेंट के होंगी, इसके प्रेसिडेंट के। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा और पहला ठीक। चलिए, थर्टीन कह रहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, यदि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। ये बिल्कुल ठीक है।
पहला बिल्कुल ठीक है, मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया तो अपने पक्ष में वोट नहीं देंगे। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, बोल सकेंगे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं, दोनों में दे सकेंगे। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि निम्न सदन का सदस्य हो, ठीक है। ये देखिए, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। 14 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? बताइए मुझे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कौन बताता है? तो यह है आपका आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 याद रखिएगा। उसके बाद 15 कह रहा है, क्या कह रहा है 15? आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। मोस्टली जो देखा गया है ना, नॉर्मली वो लोकसभा के सदस्य ही देखे गए हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा का होगा। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जरूरी नहीं है कि राज्यसभा से नहीं होगा, राज्यसभा से बन सकता है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। आगे देखिए, 16वां कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक का सदस्य हो जाना चाहिए। पहला ही आंसर ठीक हो जाएगा। भाई जरूरी तो नहीं कि दोनों का सदनों का सदस्य हो, 6 महीने में अपनी सदस्यता ले ले या फिर 6 महीने में निर्वाचित हो जाए, तो वही है इसका आंसर पहला। बाकी सारे तीनों गलत हो जाएंगे। ऐसा है कि जैसे कि ये हो गया आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आवश्यक जरूरी नहीं है कि लोकसभा का ही हो, राज्यसभा का भी हो सकता है, तो गलत है, ठीक है। ये देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? आप अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहो तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष, ठीक है। चलिए 18 देखिए, प्रधानमंत्री को, किसको? प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, ऐसा है क्या? लोकसभा चुनती है, संसद के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहले भी ये क्वेश्चन आया है और फिर क्वेश्चन आया है ये, और कहाँ पर दिया है ये सब? ये दिया है सर 75 में। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री 19 क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। संसद के दोनों सदनों में से नहीं है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, ये बिल्कुल ठीक है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्ति रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति निहित है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, उसे अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्ति को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर काम कर सकें। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करता है। वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा ना होने पर 6 माह के पश्चात मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 20वां कह रहा है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, कब तक? 6 महीने तक। कब तक? 6 महीने तक। चलिए, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त होना पड़ता है। आफ्टर कितने मंथ? आफ्टर 6 महीने। 6 महीने के बाद वो मुक्त कर दिया जाएगा। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इधर देखिए, नहीं है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। क्या ऐसा है कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है? गलत। इसे देखिए 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको नहीं है देखना है। तो संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल।
संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है और कहाँ से ली गई है ये? ब्रिटेन से, याद रखिएगा ब्रिटेन से। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ऐसा है क्या कि केवल निम्न सदन के लोग ही मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर के भी हो सकते हैं और उच्च सदन के भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए, ये कह रहा है कि कथन 3 गलत है क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य बन सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के। किसके? लोकसभा के। चलिए, और ये कहाँ पर दिया है? 75(3) में। ये कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत। किसके? एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 73 में ये दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। तो 1, 2 और 3 इसके आंसर हो जाएंगे। 75(3) में ये सब दिया गया है, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत ये सब है, और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 25 में क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री या संसद या अध्यक्ष। तो इसमें इसका आंसर दिया नहीं है, लेकिन वह संसद के प्रति होना चाहिए। वैसे लोकसभा होती है, लोकसभा के प्रति। 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अतः निकटतम उत्तर जो होगा उसका संसद होगा, चूंकि लोकसभा विकल्प में नहीं है। 26 में कह रहा है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति। तो लोकसभा अध्यक्ष दे रखा है, लेकिन लोकसभा होना चाहिए यहाँ पर, लोकसभा, ठीक है। यहाँ पर इसका भी आंसर नहीं दिया है। 27वां मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, याद रखिएगा। उसके बाद संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? किसके प्रति? केवल लोकसभा के प्रति, बिल्कुल ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो संघीय मंत्रिपरिषद वाला क्वेश्चन ये हो चुका है। कौन सा? केवल लोकसभा के प्रति। अभी इसमें लगभग 40 क्वेश्चन और हैं, वो हम आगे कंप्लीट करेंगे कल के एपिसोड में, याद रखिएगा। और अभी इसको यहीं कंप्लीट करते हैं, 40 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई, थोड़ा सा तो बनता है। चलिए, ध्यान रखना अपना।